हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक रहोगे। आज हमारा चैप्टर 3 जो है बच्चों एफसी फाउंडेशन कोर्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इसके पहले हमारे दो चैप्टर्स थे वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम मिले हैं आपसे इस लेक्चर के लिए, क्योंकि बीच में बोर्ड एग्जाम्स और कई सारा बीच में काम आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे पॉज ले लेना पड़ा था। लेकिन अब से कंटिन्यूसली आपको हमारे वीडियोज़ जो है वो मिलते रहेंगे। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो कि है हमारा चैप्टर 3 इकोलॉजी के ऊपर। अच्छा बच्चों, जब आपको याद होगा सेमेस्टर 1 में हमने ईवीएस के कुछ टॉपिक्स किए थे, बस वही टॉपिक्स वापस से इसके अंदर रिपीट होकर आए हैं। तो अगर बच्चे आप चाहे तो कुछ उन लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, वरना मेरा तो काम है पढ़ाना और मैं आपको ऑलरेडी ये चैप्टर भी कवर करने वाली हूँ। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखना हो आप देख सकते हो सेमेस्टर 1 ईवीएस के। लेकिन हम इसी फ्लो के साथ जाएंगे जो कि हमारे एफसी में चल रहा है, चैप्टर 3 इकोलॉजी। तो ये हमारे चैप्टर के आउटलाइन और सिलेबस है, जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का, कैसे उनका आपस में एक रिलेशन है, एनवायरनमेंट को क्यों नेचुरल कैपिटल या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए माना जाता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी एनवायरनमेंट वातावरण को खराब करने के लिए क्या क्या रीजंस है, कैसे खराब होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसका प्रभाव जो है, इम्पैक्ट जो है ह्यूमन लाइफ के ऊपर कैसे पड़ता है। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स यानी कि उसके पार्ट समझेंगे और किस तरीके से ये अफेक्ट करती है हमारी सोसाइटी को, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सारे ही टॉपिक्स को आज के हमारे इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कवर कर ले। अगर नहीं होगा तो हम वेरियस पार्ट्स में अपने इस लेक्चर को डिवाइड कर लेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो सबसे पहले शुरू होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ में। एनवायरनमेंट ये टर्म हमने कई बार सुना है बच्चों, हम ऐसा तो नहीं है कि हम इस टर्म से वाकिफ़ नहीं है, बिल्कुल भी हम जानते हैं। एनवायरनमेंट यानी कि सराउंडिंग, यानी कि आसपास का जो हमारा वातावरण होता है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है वो एक फ्रेंच टर्म से डिराइव किया गया है, जो कि है एनवायन। एनवायन से ये टर्म जो है एनवायरनमेंट को डिराइव किया गया है। तो ये जो फ्रेंच वर्ड है ये समवॉट रिलेटेड टू है, यानी कि इसके कुछ मीनिंग्स दिए हुए, एनकम्पास होता है, एनसर्कल होता है या सराउंड होता है। यूजुअली हम सराउंडिंग के नाम से इसको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। Environment may be defined as the surroundings in which organization operates, यानी कि ऐसा सराउंडिंग, ऐसा वातावरण जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही होती है, इंक्लूडिंग एयर। अब हम जहाँ भी काम कर रहे होते हैं, हवा तो हम कहीं से रोक नहीं सकते हैं, तो एयर की ज़रूरत होती है, वाटर होता है, नेचुरल सराउंडिंग्स है, हमारे लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेस है, फ्लोरा फाउना हो गया, हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, और इन सभी के आपस में कनेक्टिविटी, यानी आपस में इन सब का एक दूसरे से इंटर रिलेशंस जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे आर ऑपरेटिंग इन एन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, अब एनवायरनमेंट जो है बच्चों हमने पहले भी देखा था, इसको डिवाइड किया जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स में और अबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स दैट सराउंड द ह्यूमंस, देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स दैट सराउंड ह्यूमंस कंप्राइज द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीज़ें आएगी, बायोटिक भी आएगी और अबायोटिक भी आएगी, लिविंग बींग्स भी आएंगे और नॉन लिविंग बींग्स भी आएंगे। तो ये सबको मिलाकर ही हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों फॉर्म होता है। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स मेनली नेचुरल एलिमेंट्स। ज़्यादातर जो है हमने एनवायरनमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है बच्चों, एक होता है हमारा मैन मेड और एक होता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो कि नेचर से हमको अवेलेबल है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, फ्लोरा, फौना, ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे जो है वो हमको कहाँ से अवेलेबल है, नेचुरली अवेलेबल है। मैन मेड एलिमेंट्स में क्या आता है, जो हमने बनाए हैं इस दुनिया में आने के बाद में, कंस्ट्रक्शन किया है, रेलवेज बनाया है, रोडवेज बनाया है, ब्रिजेस बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, ये सब हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है। मैन मेड एनवायरनमेंट होता है क्या, जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, यहाँ पर आने के बाद बनाए हैं, बिल्डिंग्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, घरों को हमने बनाया है, ये सारे हमारे मैन मेड एनवायरनमेंट है। देयरफॉर एनवायरनमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स, यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो मिक्सचर है किसका, नेचुरल और मैन मेड एलिमेंट्स का, इन दोनों को मिलाकर हमारा एनवायरनमेंट बनता है। कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट का जो कंपोजिशन है वो डिफर करता है, जगह जगह पर इसका मीनिंग जो है वो चेंज होता है। जनरली देयर इज डोमिनेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इन हिली एंड ट्राइबल एरियाज एंड इन रिमोट एंड रूरल एरियाज, यानी कि अगर आप देखो गाँव में अगर जाकर आप देखो, या फिर हिली एरियाज पहाड़ों की तरफ जाकर देखो, वहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट जो होगा वो कम्प्लीटली अलग होगा। लेकिन वही अगर आप शहरों में देखो तो आपका एनवायरनमेंट जो होता है वो कम्प्लीटली अलग होता है।
In remote and rural areas, in urban and developed areas, there is more dominance of man-made elements. जहाँ पर man-made elements होते हैं, कहाँ पर होते हैं? अर्बन एरियाज में. यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेशन कौन से एनवायरनमेंट का चलता है? मैन-मेड का. हिली ट्राइबल एरियाज, रिमोट एरियाज या गाँव खेड़े में यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट डोमिनेट करता है. मैन-मेड एनवायरनमेंट कहाँ डोमिनेट करता है? शहरों में, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें देखने नहीं मिलती हैं. यहाँ पर हमने सबको डिस्ट्रॉय करके अपने रहने के लिए सुख सुविधाएं बना ली है, इसलिए शहरों में हमको सबसे ज़्यादा क्या देखने मिलता है? मैन मेड एलिमेंट्स ही देखने मिलते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, एनवायरनमेंट को डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में. एक है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा आता है हमारा मैन मेड एनवायरनमेंट. तो ये तो बच्चों हमने स्कूल में ही पढ़ा था, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर. और उसके बाद में मैन मेड एनवायरनमेंट को हम एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती है. शुरू करेंगे हम पहले अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में. द एरिया नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इंटरकनेक्टेड जियोस्फीयर्स, यानी कि 4 इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़े हुए जियोस्फीयर्स है, जिसके अंदर आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को डिवाइड किया गया है. लैंड हो गया, राइट, दैट इज लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर वाटर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, और आता है हमारा एटमॉस्फेयर. तो ये चारों स्फीयर्स को मिलाकर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है. साइंटिस्ट क्लासीफाई लाइफ एंड मटेरियल ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू बी इन एनी ऑफ दीज 4 स्फीयर्स. यानी कि साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ जो है वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द क्या है? घूम रही है. Now the name of the 4 spheres are derived from the Greek word for stone, litho, यानी कि पत्थर, यानी कि लैंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. तो ग्रीक वर्ड्स जो है वहाँ से डिराइव किया गया है, स्टोन से लिथो. एयर जो है वो एटमो से लिया गया है, वाटर जो है वो हाइड्रो से लिया गया है, और लाइफ जो है वो बायो से लिया गया है. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज योर लिथोस्फीयर, जहाँ पर हम लैंड की बात कर रहे हैं. तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉकी क्रस्ट कवरिंग एंटायर प्लैनेट, यानी कि जो सॉलिड रॉकी क्रस्ट होता है, अर्थ का मेन जो क्रस्ट होता है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिससे पूरा एनवायरनमेंट जो है वो हमारा एंटायर प्लैनेट जो है वो कवर है. दिस क्रस्ट इज इनऑर्गेनिक एंड इज कम्पोज्ड ऑफ मिनरल्स. अब हमारे जो अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिनरल्स जो है वो देखने मिलती है. इट कवर्स द एंटायर सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट टू द बॉटम ऑफ मरियाना ट्रेंच. यानी कि कंपैरिजन करें, जैसे हम कहते हैं ना ज़मीन से लेकर आसमान तक, तो यहाँ पर हमने अर्थ को कैसे डिफाइन करके बताया है? माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहाँ से लेकर मरियाना ट्रेंच तक की हम अगर बात करें तो यहाँ पर इतना पूरा हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर की. The lithosphere is the solid shell of inorganic materials on the surface of the earth, जहाँ पर inorganic materials जो है वो ज़मीन के अंदर है. It is composed of soil particles and the underlying rocks down to a depth of 50 किलोमीटर. यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है इसके अंदर soil particles भरे हुए हैं, कितने? डीप डाउन, यानी कि डेप्थ में एकदम 50 किलोमीटर तक. The soil layer is also referred to as pedosphere, which is a mixture of inorganic and organic solid matter. अब ये जो soil है उसके अंदर किन चीज़ों का मिक्सचर है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉलिड मैटर का. एयर, वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो है मिट्टी के अंदर जो सॉइल का लेयर बना है उसे हम बोलते हैं पेडोस्फियर. Within the soil, biochemical reactions by microorganisms are responsible for most of the chemical changes of matter. अब जब हम मिट्टी के अंदर की बात करें तो जितना भी बायोकेमिकल्स हमारे रिएक्शंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं जितनी भी केमिकल चेंजेस आते हैं उनके लिए. However, soil and rock are mainly storage components for deposited matter. Now next when we are talking about the hydrosphere, which is nothing but water. हाइड्रोस्फीयर इज कम्पोज ऑफ ऑल ऑफ द वाटर ऑन और नियर द अर्थ, यानी कि पानी हम बात कर रहे हैं, जो अर्थ के ऊपर पानी है, वाटर है, उसकी हम बात करें. ऑन और नियर यानी कि पृथ्वी के ऊपर या उसके आसपास जितना भी है हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं. अब इसके अंदर क्या क्या कवर होता है? आपके वाटर बॉडीज में ओशंस आते हैं, सीज आते हैं, रिवर्स आते हैं, लेक्स आते हैं, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, एंड इवन मॉइस्चर इन द एयर. हाँ, हवा में जो नमी होती है वो भी हम वाटर में ही काउंट करते हैं. 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर, कितना? 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज इन ओशन. अर्थ पे जितना पानी है उसका 97% जो है वो कहाँ से आता है? ओशन में है. द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर. सिर्फ जो फ्रेश वाटर है वो कितना है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 3% है फ्रेश वाटर. 3/4 ऑफ द फ्रेश वाटर इज सॉलिड एग्जिस्ट इन द आइस शीट. अब इस 3% के अंदर भी, 3% के अंदर भी उस 3% का 3/4 हिस्सा जो है
वो आइस शीट्स में कवर है। Hydrosphere covers about 70% of the surface of the earth and is the home for many plants and animal। अब हाइड्रोस्फीयर जो है वो कितना कवर करता है, अर्थ का 70% कवर करता है, और यही घर भी है किसके लिए, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। यानी कि पानी में भी कई सारी ऐसी मरीन लाइफ हम जानते हैं जहाँ पर प्लांट्स भी है, जहाँ पर मरीन लाइफ भी है, हमारे वाटर बॉडीज़ में जो एनिमल्स होते हैं, मरीन एनिमल्स जो है वो भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 70% उन मरीन लाइफ और प्लांट्स के लिए क्या है, एक घर है। Hydrosphere, like the atmosphere, is always in motion. The motion of rivers and streams can be easily seen, while the motion of the water within lakes and ponds is less obvious। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, कंपैरिजन किया गया है किसकी, हाइड्रोस्फीयर की, किसके साथ में, एटमॉस्फेयर के साथ में। ये हमेशा मोशन में रहते हैं, यानी कि रुके नहीं रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे कि आप नदियों को देखते हो, हमेशा बह रही है, यानी कि चलते जा रहा है, कंटिन्यूस फ्लो है। तो रिवर्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर मोशन हमेशा दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें लेक्स और पॉन्ड्स की, अगर हम बात करें तो यहाँ पानी ठहरा रहता है, ये मोशन में नहीं रहता है। Some of the motion of the oceans and seas can be easily seen, while the large-scale motions that move water great distances, such as between the tropics and poles or between continents, are more difficult to see। अच्छा, ओशंस और सीज में तो काफ़ी आसानी से हम पानी जो है वो देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर पानी को देखना बहुत आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है अगर बर्फ़ जमी हुई रहेगी तो आप पानी को उसके अंदर नहीं देख पाओगे। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो गए तो आप नहीं देख पाओगे। तो these are places where it is difficult to see waters। The large-scale motions are in the form of currents that move the warm water in the tropics towards the poles and colder water from polar region towards the tropic। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में देखना है पानी को तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ करंट्स दैट मूव दी वार्म वाटर, यानी जो वार्म वाटर होता है उसको मूव करके कहाँ ले जाता है, ट्रॉपिक की तरफ, और वहाँ से ले जाता है उनको पोल्स की तरफ। फिर बात कर रहे हैं हम कोल्डर वाटर की, ठंडा पानी की, जो कि कहाँ से जाता है, पोलार रीजन से बढ़ता हुआ जा रहा है ट्रॉपिक्स की तरफ। These currents exist on the surface of the ocean and at great depths in the ocean। ये ओशन में एग्जिस्ट करता है और ओशन की काफ़ी गहराइयों में एग्जिस्ट करता है, अप टू अबाउट 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर तक गहराई में जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये था हमारा हाइड्रोस्फीयर। मूविंग अहेड विद द बायोस्फीयर। नाउ द बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। जैसे हमने देखा बायोस्फीयर का मतलब होता है लाइफ, तो लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं हम उनकी बात करते हैं। चाहे आप प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें या वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ये सारे के सारे आपके बायोस्फीयर का हिस्सा है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लाइफ इज फाउंड फ्रॉम 3 मीटर्स बिलो द ग्राउंड। तो ये जो लाइफ मिलती है ये कहाँ से मिलती है, ज़मीन से 3 मीटर की दूरी से शुरू होती है, 30 मीटर ज़मीन के ऊपर तक जो है वो आपको लाइफ मिलती है। एंड इन द टॉप 200 मीटर्स ऑफ द ओशन एंड सीज, ओशन एंड सीज से ऊपर 200 मीटर तक भी आपको लाइफ जो है वो देखने मिलती है। Biosphere occupies the least volume of all the spheres, but it is the cause of the majority of flow of matter through nature। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है बायोस्फीयर ऑक्यूपाइज लीस्ट वॉल्यूम ऑफ ऑल। अगर दूसरे स्फीयर से कंपेयर करें तो लीस्ट वॉल्यूम में बायोस्फीयर है, लेकिन क्या है, ये सबसे बड़ा रीज़न है किस चीज़ का, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लो ऑफ मैटर थ्रू नेचर। Biosphere is responsible for the grand scale recycling of energy and matter on earth। यानी बायोस्फीयर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी एंड मैटर ऑफ अर्थ। देखो जो भी एनर्जी रिलीज होती है ना एटमॉस्फेयर में, वो घूम घूम के फिर वापस से पहुंच जाती है अपनी ओरिजिनल जगह पर, राइट। तो बायोस्फीयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी के लिए। The last one that we have is atmosphere। Now the atmosphere of earth is a layer of gases। atmosphere जो है वो क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर अलग अलग जो गैसेस है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि लेयर ऑफ गैसेस जो कि अर्थ के आसपास है। तो अर्थ दैट इज रिटेन बाय अर्थ्स ग्रेविटी। अब ये जो अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटी ने इन सारी गैसेस को अपनी तरफ रखा है। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय अब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट सोलर रेडिएशन। अब ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है ये हमको यूवी रेज से बचाता है, जिससे कि स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वार्मिंग द सर्फेस थ्रू हीट रिटेंशन, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, रिड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बिटवीन डे एंड नाइट। अब ये एटमॉस्फेयर ही है
जिसकी वजह से दिन और रात में जो ऐसे बदलाव आते हैं, जो टाइम जोन चेंज हो जाता है, दिन हो जाता है तब सूरज रहता है, रात होती है तो चांद आता है। तो ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिन भर में गर्मी होती है, रात को थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, तो एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। वाई? बिकॉज इट इज होल्डिंग ऑल दोज गैसेज विच आर गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ. Atmosphere is the body of air which surrounds our planet. Most of our atmosphere is located close to the earth's surface where it is most dense. यानी कि सबसे ज़्यादा डेंस जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर के हमारी ये जो लेयर्स ऑफ गैसेस है वो एग्जिस्ट करती है. द एयर ऑफ आवर प्लानट इज 79% नाइट्रोजन. ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाइट्रोजन 79% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है. द स्मॉल अमाउंट रिमेनिंग इज कम्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज. तो जो रिमेनिंग परसेंट हमारा रह गया है बच्चों, उसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेस जो है वो इन्वॉल्व है. लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. Now when we talk about all these four spheres, it can be and often are present in a single location. कई बार ऐसे चांसेस है चारों के चारों एक साथ एक जगहों पर एग्जिस्ट करेंगे. For example, a piece of soil will of course have mineral material from lithosphere. अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ दिया गया है सॉइल जो होगी जिसके अंदर मिनरल मटेरियल है, तो यहाँ पर लिथोस्फीयर होता है. इसी के साथ साथ देयर विल बी एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर. अब वहीं पर अगर हवा में नमी हुई तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो एग्जिस्ट करेगा. विद इन द सॉइल द बायोस्फीयर एज इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. अब उसी मिट्टी के अंदर इंसेक्ट है, प्लांट है, तो वहाँ पर हमारा बायोस्फीयर एग्जिस्ट करेगा. और एटमॉस्फेयर जहाँ पर हमको पॉकेट्स ऑफ एयर बिटवीन सॉइल पीसेस मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर कोई गैस अवेलेबल हुई, कोई लेयर ऑफ गैस अवेलेबल हुआ, तो वो हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर. तो इस तरीके से चांसेस है ये सारे के सारे स्फीयर्स जो है, चारों के चारों जियोलॉजिकल स्फीयर्स जो है वो एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कई जगहों पर अलग अलग भी एग्जिस्ट करेंगे. तो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. अब ये जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, हम इनके इंटर रिलेशनशिप जो है वो आपस में देखेंगे. Now when we talk about environment and their interrelationships, see, chemicals on earth are distributed among four major components of environment: atmosphere, biosphere, hydrosphere and lithosphere. तो यहाँ पर बताया गया है कि चारों के चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है. अब इस कंपोनेंट के इंटर रिलेशनशिप को कैसे बताया गया है? देयर इज अ क्लोज एंड इनसेपरेबल कनेक्शन अमॉन्ग द इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स. इफ वन कंपोनेंट और लिंकेज चेंजेस द अदर कंपोनेंट्स गेट अफेक्टेड. अब यहाँ पर बोला जा रहा है, सीधी सीधी बात है, अगर एक एनवायरमेंट में एक स्फीयर में चेंज आया तो अपने आप दूसरे स्फीयर को भी वो अफेक्ट जो है वो कर सकता है. The two-way linkage signifies that matter may flow from one component to another in both directions. There is also transfer of matter within a component from one location to another without leaving the sphere. ऐसे भी चांसेस है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ मैटर जो है वो ट्रांसफ़र होके जा रहा है, लेकिन उस लोकेशन को उसने अपना छोड़ा नहीं है, यहाँ से कुछ पोर्शन रह गया है और थोड़ा उसने क्या किया, आगे की तरफ मैटर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है अपने स्फीयर को छोड़े बिना. नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट जिसको हम बुलाते हैं एंथ्रोस्फीयर. एंथ्रोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट मेड और मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस एंड यूज्ड फॉर देयर एक्टिविटीज़. यानी कि वो पार्ट है एनवायरनमेंट का जिसको मॉडिफाई करके बनाया गया है. किसने बनाया है? ह्यूमन बींग्स ने इसको क्या किया है, बनाया है. ऑफ कोर्स देयर आर सम एम्बिग्विटीज़ associated with that definition. Clearly, a factory building used for manufacture is part of the anthrosphere, as in an ocean going ship used to ship goods made in the factory. यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है इंसान ने मॉडिफाई तो किया है चीज़ों को, लेकिन चांसेस है दोनों आपस में भी काम करेंगे, ह्यूमन और नेचुरल एनवायरनमेंट. कैसे? जैसे कि अगर आपने फैक्ट्री अपनी बनाई है, दैट इज़ मैन मेड, लेकिन शिप के ज़रिए, ओशन के ज़रिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. समझ लो एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप भेज रहे हैं गुड्स को, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ओशन का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, और जो शिप उसमें इस्तेमाल हो रही है वो आपका मैन मेड एनवायरनमेंट है. Ocean on which the ship moves belongs to the hydrosphere, but it is clearly used by humans. A pier constructed on the ocean shore and used to load the ship is part of the anthrosphere. अब उस ओशन शोर के ऊपर अगर आपने एक पियर बनाकर रखा है, एक ऐसी जगह बनाकर रखी है जहाँ पर गुड्स लोड अनलोड होंगे, तो डेफिनेटली वो मैन मेड एनवायरनमेंट का हिस्सा है. बट इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद हाइड्रोस्फीयर. लेकिन बावजूद इसके वो हाइड्रोस्फीयर से एसोसिएटेड है, क्योंकि पानी के जरिए आप अपने शिपमेंट को लेकर जा रहे हैं. Now the next that we have is the concept of ecology, which is again a very important concept to understand. Ecology comes from the Greek word oikos.
विच मीन्स हाउस और प्लेस वेयर वन लिव्स, ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं। एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ अ प्लेस वेयर वन लिव्स, यानी कि जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लाइफ रहती है, उनकी क्या करना, उनकी स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। नाउ इकोलॉजी इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि इकोलॉजी किसका हिस्सा है, बायोलॉजी का हिस्सा है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड इकोलॉजी वॉज कॉइंड इन 1866 बाय द जर्मन साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल, यानी कि ये आपको नाम याद रखना है बच्चों, क्योंकि जब भी आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो यू नीड टू मेंशन द वर्ड वॉज कॉइंड इन 1866 बाय जर्मन साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल। Ernst Haeckel defined ecology as the science of relations between organisms and their environment. जितने भी organisms exist करते हैं उनका क्या बता रहा है यहाँ पर, साइंस ऑफ रिलेशंस बता रहा है, किसके बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और जो एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव करते हैं उनके बारे में। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी सेज। स्कोप ऑफ इकोलॉजी, ecology is usually considered a branch of biology, the general science that studies living organism. biology का मतलब क्या होता है, living organisms के बारे में स्टडी करना, तो इकोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का ही हिस्सा है। organisms can be studied at many different levels, from proteins and nucleic acids in biochemistry and molecular biology to cells to individuals and finally at the level of population, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो है वो आप अलग अलग लेवल पर करते हैं, चाहे आप प्रोटीन के फॉर्म में कर रहे हो, चाहे आप न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में कर रहे हो, या इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हो, और फाइनली आप पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, कम्युनिटीज़ के बारे में स्टडी करते हो, इकोसिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हो, दीज ऑल, या फिर आप बायोस्फीयर तक पहुंच गए हो, दीज ऑल आर अ प्राइमरी सब्जेक्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल इंक्वायरी, यानी ये सारी की सारी चीज़ें, छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी चीज़ तक आप जो स्टडी करते हो लाइफ के ऊपर, दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। नाउ इकोलॉजी जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, क्यों, क्योंकि हमने देखा है कई सारी चीज़ों की स्टडी हम उसके अंदर करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन द हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि ये इतनी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो पढ़ाई करती है, और उन्हीं के इंटर रिलेशंस भी देखती है आपस में, बिटवीन हुम, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट। It says ecology draws heavily on many other branches of science, यानी कि साइंस की अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर भी क्या करती है, फोकस करती है। स्पेशली किसके ऊपर फोकस करती है, जियोलॉजी के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, मटीरियोलॉजी के ऊपर, पेडोलॉजी के ऊपर, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाई करती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में पढ़ाई करती है। तो इकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ तक सीमित नहीं है, कई सारी ब्रांचेज ऑफ साइंस को क्या करती है, एक्सप्लोर करती है, उसी के साथ साथ कई सारी ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई भी करती है। इकोलॉजी देयरफॉर इज कंसिडर्ड बाय सम टू बी अ होलिस्टिक साइंस, इसीलिए इसको होलिस्टिक साइंस भी बोला जाता है। वन दैट ओवरआर्चेस ओल्डर डिसिप्लिन्स, यानी कि एक ऐसी साइंस है जो कि दूसरे डिसिप्लिन्स के बारे में भी पढ़ाई कर रही है, जैसे कि बायोलॉजी का सब पार्ट है ये, तो बायोलॉजी जो लाइफ के ऊपर स्टडी करती है, तो इकोलॉजी उसके अंदर उसकी सब डिसिप्लिन हो गई, विच इज़ इन दिस व्यू बिकम सब डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोलॉजिकल नॉलेज, जो कि इकोलॉजिकल नॉलेज का एक सब डिसिप्लिन हो गया है। इन अदर वर्ड्स इकोलॉजी इज व्यूड एज अ सब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट एज अपोज टू अ सब डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि अब इसके अंदर इतनी सारी साइंस की ब्रांचेस के ऊपर पढ़ाई होने लग गई है कि इकोलॉजी खुद एक अभी अलग से सब्जेक्ट हो गया है। अब तक उसको सब डिसिप्लिन माना जाता था किसका, बायोलॉजी का, लेकिन अब बोला जा रहा है कि अब इकोलॉजी का खुद एज अ सब्जेक्ट जो है वो देखा जाता है। ओके, नाउ द स्कोप ऑफ इकोलॉजी कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इट्स वेरियस सब डिसिप्लिन्स। अब इकोलॉजी के खुद के कई सारे सब डिसिप्लिन्स है, जिसके बेसिस पर आप इकोलॉजी को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में है बच्चों, इसलिए इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।